ज्यादा सीटें दी जा रही थी। मात्र 15 सीटों पर हम लोग को समझौता करने के लिए कहा जा रहा था, और वो भी ऐसी ऐसी सीटें जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, जहां पर हमारे पार्टी के पुराने तमाम समर्पित नेता, उन लोगों ने कभी कोई कार्य नहीं किया, मेहनत नहीं किया। तो जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया, अगर मैं उन लोगों को चुनाव ही नहीं लड़वाऊं, अगर मैं उन लोगों की सीटें ही नहीं ले पाऊं, और 15 ऐसी सीटें ले लूं जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी का उस तरीके से संगठनात्मक स्वरूप हो या उस तरीके से प्रभाव हो नहीं रहा, तो ऐसी सीटों पर चुनाव लड़कर फायदा क्या? और उस पर भी जब हम लोग को अपनी नीतियों से भी समझौता करना पड़े, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से हम लोग को समझौता करना पड़े, और ये समझौता करने के साथ साथ हम लोग को जाकर नतमस्तक होना पड़े किसके सामने? आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने, जिसने हमारे नेता का अपमान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। 2005 भी आप लोगों को याद होगा, 2005 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त जिस तरीके से हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, आप सबको पीछे ठीक से सुनाई दे रहा है ना? हाँ, आप लोग, मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप लोग, मैं बोलते बोलते बोलना शुरू हो गया, मैं भावनाओं में बहते थे बोलता गया, ताकि आप सब लोग आराम से मुझे देख लें। वर्चुअली जितने लोग जुड़े हुए सबको सुनाई दे रहा है ना ठीक से? हाँ, सबको सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके साथ ना सिर्फ हम लोग को सीटों की संख्या पर समझौता करने की बात कही गई, बल्कि साथ में हम लोग को नतमस्तक होना पड़ता उनके सामने जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2005 के चुनाव हो, जिस तरीके से फरवरी में जब बिहार में चुनाव हुए थे 2005 में, हमारे 29 विधायकों के साथ साथ हमारे उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष सबको तोड़ने का इन्होंने काम किया। उसके बाद जितने मौके आए उतने पर हर उन मौकों पर हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को नीचा दिखाने का उन्होंने काम किया। हाल ही का एक वाक्य जो मैंने कई बार आप लोगों के सामने साझा किया, आज औपचारिक तौर पर इस बैठक में भी करता हूं, कि जब उनको राज्यसभा का जब उनको सदस्य बनाने की बात आई, तो आखिरी दिन में, क्योंकि जिस दिन हम लोग को नॉमिनेशन करना था, वो नॉमिनेशन का, नामांकन का वो आखिरी दिन था, और उस लास्ट डे पर जब हम लोग गए तो उस दिन नीतीश कुमार जी ने अपना समर्थन देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग तो भाई भाजपा से बात कर रहे हैं, आप लोग भाजपा से ही समर्थन लीजिए, हम लोगों से समर्थन लेने की क्या जरूरत है? जबकि हकीकत है, आप सबके सामने, प्रदेश को प्रमाण की जरूरत नहीं, आप सबके सामने वो बैठक हुई थी अमित शाह जी के घर पर, और उसकी पूरी प्रेस रिलीज हुई थी, प्रेस मीडिया ने उस पूरी कॉन्फ्रेंस को लाइव कवर किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी मौजूद थे, जो कि आज के हमारे गृह मंत्री हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से मौजूद थे, अमित शाह जी मौजूद थे, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जो उस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो मौजूद थे, मैं वहां पर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते मौजूद था, साथ में भूपेंद्र यादव जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रभारी हैं वो मौजूद थे, और साथ ही में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने घोषणा की थी कि पहली जो राज्यसभा की सीट आएगी वो आदरणीय रामविलास पासवान जी को जाएगी। तमाम न्यूज चैनल्स, मीडिया ने सबने उसको दिखाया था, पर षड्यंत्र के तहत जब कुछ घंटे बाकी रह गए थे नामांकन में, हम लोग यहाँ से हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी दिल्ली से फ्लाइट लेकर जब पटना जा रहे थे, फ्लाइट में बैठते ही उनको भूपेंद्र यादव जी का फोन आता है और कहा जाता है कि भैया वो अब आपको समर्थन नहीं दे रहे नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने मजबूर किया, पूरे रास्ते पापा किस दुविधा में थे फ्लाइट में मैं जानता हूं, वो किस तकलीफ में थे मैंने उनको देखा उस फ्लाइट में। वहां पहुंचते ही उनको मजबूर किया गया कि नीतीश कुमार जी के घर जाएं, उनसे मिन्नतें करें, और मैंने वो दृश्य देखा है। एक पुत्र होने के नाते मैं उस दृश्य को कभी नहीं भूल सकता कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी अपने वर्चस्व में बैठे हुए थे और हमारे नेता से मिन्नतें करवा रहे थे कि अच्छा कोई बात नहीं, हो गया ना, छोड़िए ना, चलिए अब हम आपसे मदद मांग रहे हैं, अब हमारी मदद कर दीजिए। तब भी वो टच से मस्त होने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद पापा बार बार कहते रहे कि आप चलिए ना हमारे साथ विधानसभा, चलिए ना हमारे साथ विधानसभा। और उस वक्त ये सब लोग जो आज उन्हीं नेता के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, हमारे चाचा आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, ये सब लोग वहां मौजूद थे। इन्होंने देखा कि कितना विवश किया गया हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को, पर उसके बावजूद आज सिर्फ अपने सत्ता के लोभ में ये तमाम अपमान भूलने को तैयार है, तमाम वो बातें भूलने को तैयार है जहां कदम कदम पर नीतीश कुमार जी ने हमारे नेता का अपमान किया। उसके बावजूद हम लोग अपमान की भी हम लोग चर्चा नहीं करते।
कहीं हमारे नेता ने इस बात की चर्चा नहीं की। उन्होंने तमाम इन बातों को उन्होंने बर्दाश्त किया। क्यों? पार्टी के हित में। पर उसके बाद अगर पार्टी ही नहीं रहेगी, मात्र 15 सीटों पर अगर हम लोग को लड़ने के लिए कहा जाएगा, तो कौन से पार्टी का हम लोग सिद्धांत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे? लोक जनशक्ति पार्टी जो एक जमाने में हम लोग 150 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ते थे, वो कम होते होते यूपीए में हम लोग 70-75 सीटों पे लड़ना शुरू किए। 2015 का चुनाव 42 सीटों पर हम लोग लड़ना शुरू किए, और अब अगर 15 सीटों पर अगर हम लोग चुनाव लड़ते तो अगली बार पार्टी का विलय किसी दूसरी पार्टी में करने के अलावा और कोई विकल्प हम लोग के पास नहीं बचता। क्या ये बात हमारी पार्टी के उन नेताओं को समझ में नहीं आती जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया? क्या ये बात उन लोगों को समझ में नहीं आती कि आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, भाई स्वार्थ के लिए मुझे अगर सिर्फ श्रेय ही देना होता, कह रहे देखिए चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने कितना अच्छा काम किया, कहां सरकारें, अगर मुझे सिर्फ अपना स्वार्थ होता तो मेरे पास तो रेड कारपेट बिछा हुआ था भैया। क्या जरूरत थी मुझे इस कठिन रास्ते पर चलने की? क्या जरूरत थी मुझे आज इस तरीके से संघर्ष करने की? मुझे अगर रेड कारपेट पे चलना होता, स्वार्थ का रास्ता लेना होता, नीतीश कुमार जी जितनी सीटें दे रहे थे, 15-10 जो देते, मैं वो सीटें लेता। उसमें से अधिकांश हम लोग के विधायक जीतते। मैं ये भी मानता हूं कि जो गठबंधन का स्वरूप था, अधिकांश हम लोग के विधायक जीतते। अगर 15 सीटें दे रहे थे तो उसमें से 10-12 जीतते, और उसमें से संभवतः 1-2 को लोग मंत्री भी बनाते। और मेरे लिए तो भाई रास्ता बहुत ही आसान होता। केंद्र में मैं सीधा आता, पिताजी के निधन के बाद उनकी जगह खाली थी, सीधा मैं जाता, मंत्री पद की मैं शपथ लेता। पर क्यों? होशो आवाज में ही मैंने फैसला लिया ना, और सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि पिताजी के वो अंतिम शब्द मेरे कान में आज भी गूंजते हैं। 20 सितंबर को वो वेंटिलेट हुए थे, वेंटिलेटर पे गए थे, और उससे पहले मुझे याद है 17-18 तारीख के आसपास जब भी हम लोग बिहारी फर्स्ट को लेकर उनसे मिलने जाते थे, या जब भी हम लोग यहाँ पे बिहार से जुड़ी हुई कोई भी बैठक करते थे जिसमें बिहार के तमाम हमारे संसदीय बोर्ड के साथी आते थे, आज हमारे मौजूदा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, उस वक्त बिहार संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होते थे, इनके नेतृत्व में जब लोग आते थे, हम लोग बैठकें करते थे। उस बैठक की जानकारी देने के लिए जब मैं अस्पताल जाता था, तो उसमें मुझे याद है अंतिम दिनों में उन्होंने 18 तारीख को, अगर मेरी याद सही, 18 तारीख को पापा ने स्पष्ट रूप से मुझे बात बोला था कि पार्टी को हमेशा बचा के रखना, पार्टी के विचार रहेंगे, सिद्धांत रहेंगे तो पार्टी रहेगी। नीतीश कुमार के साथ कभी मत जाना, ये कभी हमारी पार्टी को जीवित नहीं रहने देगा। और यही आज इन्होंने करके दिखाया। नीतीश कुमार जी ने यही करके दिखाया। फूट डालने की राजनीति जो नीतीश कुमार जी शुरू से करते आए हैं, आज भी उन्होंने वही काम करने का प्रयास किया कि किस तरीके से इनके लोगों में फूट डाली जाए। पर भाई आप हमारे नेता विधायकों को, जिनको हमारे सांसद विधायकों को, जिनको सत्ता का लालच होता है, जिनको मंत्री बनना ही उनका अंतिम लक्ष्य होता है, उनको तो आप प्रलोभन देकर लेके जा सकते हैं, पर पार्टी की इस ताकत को आप कहां लेकर जाएंगे जो पार्टी की नींव है? लेकर जाकर दिखाइए ना। आज मुझे गर्व है कि हमारी पार्टी के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, मात्र 2 प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ दें। कितने लोग हैं भैया इनके साथ ये बोलते हैं कि हमारे पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन है। भाई अगर ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी नहीं है तो क्या वो 4-5 लोग हैं आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी जिनकी आप बात करते हैं? और ये वही राष्ट्रीय कार्यकारिणी है